हो जाइए और निवेदन करूंगा कि उत्साह उमंग दिखाना है, लेकिन नियंत्रण धीरज के साथ, क्योंकि अभी तो चुनाव में काफी वक्त है और ये उत्साह उस समय तक जरूरी है। कहीं कुछ कोरबा के निवासी जैसे आदर, सत्कार, सुचिता, गरिमा, मर्यादा, जितने भी शब्द मैं कह दूं वो सब कम है आपके लिए, उनका आप परिचय देंगे ऐसी उम्मीद है। तो चलिए बिना किसी देरी के दूसरे सेशन की शुरुआत करते हैं। हम मंच पर बुलाना चाहेंगे ननकी राम कंवर जी, भारतीय जनता पार्टी से एमएलए रामपुर की। सर आप मंच पर आएं। ननकी राम कंवर जी, एमएलए रामपुर, भारतीय जनता पार्टी। आप पूर्व मंत्री भी रहे, अविभाजित मध्य प्रदेश में गृह मंत्री, वन मंत्री इत्यादि से सुशोभित रहे। निवेदन करूंगा नीलेश द्विवेदी जी से, एजीएम रायपुर से, कि पुष्पगुच्छ के द्वारा ननकी राम कंवर जी का स्वागत करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा पुरुषोत्तम कंवर जी, कटघोरा विधायक। सर आप मंच पर आए और स्वागत के लिए मैं चाहूंगा कि प्रियंक परिहार जी पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें पुरुषोत्तम कंवर जी का, कटघोरा विधायक। लललाल देवांगन जी, भारतीय जनता पार्टी कोरबा के प्रत्याशी हैं 2023 में, जो कि अभी नवोदित सूची जारी हुई है। आपको भी बुलाना चाहूंगा मंच पे, और इनके स्वागत के लिए मैं राकेश श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ के द्वारा इनका स्वागत करें। चतुर्थ अतिथि के रूप में संवाद श्रृंखला के द्वितीय सेशन में मैं बुलाना चाहूंगा मोहित राम केरकेट्टा जी, एमएलए पाली तानखार। सर आप आए और इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा अश्विनी मिश्रा जी से कि आप आए और इनका स्वागत करें। चारों अतिथियों का सम्मान किया जाए, उसके बाद मंच को सुदृढ़ किया जाए। और देवियों और सज्जनों, जिस पल का हमें इंतजार था, हमारे बीच ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम, पत्रकारिता के ज्ञानियों में अग्रणी डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का आगमन हो गया है। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ उनका स्वागत करिए। अब संवाद की ज्वलंत श्रृंखला, या यूं कहे विश्लेषण की इस गहराई तक हम पहुंचेंगे जिसका हमें प्रतीक्षा थी। मैं निवेदन करूंगा हरिभूमि टीम से प्रियंक परिहार जी का एवं राकेश जी, नीलेश जी, सभी पुष्पगुच्छ के द्वारा हरिभूमि और RNS 24/7 के हमारे पिता तुल्य प्रधान संपादक जी का पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनियां हो जाएं। ये करतल ध्वनियां थमना नहीं चाहिए, क्योंकि अब आगाज हो रहा है प्रमुख श्रृंखला का, संवाद 2023 का। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से कि सर संवाद के कोरबा श्रृंखला का द्वितीय सेशन शुरुआत करें। सर धन्यवाद नीलेश जी। भाई किसको अपनी पार्टी के भाई एक बार बताओ, किसको अपनी पार्टी के नेताओं का इस मंच पर आना अच्छा नहीं लग रहा है, जो जयघोष के इस तरीके के नारे लगा रहा है। भाई इस सभागार में दोनों ही दलों के समर्थक, विचारक, प्रेम करने वाले लोग मौजूद हैं, और इस समय मंच पर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। कौन इस नारेबाजी के माध्यम से चाहता है कि वह अपने नेता की बात ना सुने, वो नारे लगा ले? हमारे साथ में चारों जनप्रतिनिधि बैठे हैं, 3 वर्तमान विधानसभा के सदस्य भी हैं। कोरबा जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उस विधानसभा क्षेत्र में इस अंचल की आवाज मुखर करने का काम पिछले 5 साल में जिन प्रतिनिधियों ने किया है वो हमारे साथ मंच पर है। मैं तहे दिल से INS हरिभूमि परिवार की ओर से आप चारों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इन जनप्रतिनिधियों की सेवाओं के लिए। हमारे साथ में थोड़ा शक्ति संतुलन भी बना हुआ है, क्योंकि हमारे साथ में 2 भारतीय जनता पार्टी के और 2 कांग्रेस के प्रतिनिधि मौजूद हैं। और एक अचंभित करने वाली बात यह है कि नई विधानसभा में चुनौती पेश करने के लिए पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी भी हमारे पास मौजूद है, लखन देवांगन जी के रूप में।
यह अनूठा काम प्रदेश में देखने को मिला है कि आचार संहिता घोषित नहीं हुई, पर उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल ने कोरबा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो अब बातचीत की शुरुआत इसी से करते हैं और लखन देवांगन जी आपसे समझना ये चाहते हैं कि जो आपका पार्टी है, राजनीतिक दल है, वो तो ये बताती है कि वो देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी के द्वारा गलती कब हुई? 2018 में हुई जब आपको कटघोरा से प्रत्याशी बनाया, या 2023 में हो रही है जब आपको कोरबा से प्रत्याशी बनाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे काफी सम्मान दिया है। मैं पार्षद भी था, महापौर भी था, कटघोरा से विधायक भी था, और आज कोरबा से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने वरिष्ठ नेताओं के पास निवेदन करने नहीं गया था, चाहे प्रदेश के हो चाहे राष्ट्रीय हो। बाकी पार्टी ने जो सर्वे कराया था और कोरबा विधानसभा के, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, चाहे जनमानस हो, या कांग्रेस के लोग हो या अन्य दल के लोग हों, सब लोगों ने मेरा नाम सर्वे में दिया और इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। और निश्चित तौर पर इस बार हम कोरबा विधानसभा को विजय हासिल भारतीय जनता पार्टी कमल फूल करेगी। लखन जी थोड़ा रोशनी दीजिए ना कि 2013 से 2018 के बीच बतौर विधायक आपने ऐसा क्या किया? 2018 में कोरबा की जनता ने आपको नहीं चुना और 2023 में भाजपा ने भी आपको दोबारा कटघोरा में उतारने का फैसला नहीं किया। क्या किया कटघोरा में ऐसा? कटघोरा विधानसभा का मुझे 2013 में प्रत्याशी बनाया गया तो कटघोरा में सड़कों का नाम नहीं था, चारों तरफ गड्ढा ही गड्ढा था। और मैंने कहा कि मुझे एक बार आप लोग जिताइए, मैं गड्ढा मुक्त सड़क दूंगा। आज पुरुषोत्तम कंवर जी वहाँ के विधायक हैं, आज उनको काम करने के लिए जगह नहीं मिल रहा, इतना मैं सड़क और सीसी रोड कटघोरा में बनवा दिया था। और कोरबा नगर निगम में भी मैं महापौर था। अभी वर्तमान महापौर जो हैं राजकिशोर जी, उनको भी मैं इतना सीसी रोड गली गली में बनवा दिया था, उनको जगह नहीं मिल रहा है और करते भी हैं रिपेयरिंग के लिए। तो मैं उस समय 4 लाख 8 लाख रुपए में जो सड़क बनाया था उसका 40 लाख टेंडर निकालते हैं और लीपा पोती करके भ्रष्टाचार कर जाते हैं। मेरा सवाल वापस आपसे ही है, फिर मैं ननकी राम जी के पास आऊंगा और आपसे समझना ये चाहता हूं लखन देवांगन जी, आपने बताया कि कटघोरा की हालत ऐसी थी कि कोई सड़क थी ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे थे, पर आप विधायक तो 2013 में बने। 2013 में पर बताते हैं कि इस प्रदेश में बड़ा काम हुआ भाई डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो 2003 से लेकर 2013 तक डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विकासमुखी सरकार थी। ये कैसी सरकार थी जिसने कटघोरा में सड़क ही नहीं बनाई? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास की ऊंचाई तक पहुंचाया, विभिन्न प्रकार के योजनाएं चलाए, गरीब कल्याण के लिए काम किया, किसानों के लिए, नौजवान मजदूर, हर क्षेत्र में डॉक्टर रमन सिंह जी ने काम किया। और अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, वो सरकार छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। जितने भी आज नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय मार्ग बन रहे हो, केंद्र माध्यम से बन रहा है। अपने कोरबा में भी अभी जो सड़क निर्माण, चाहे दर्री हो, कुसमुंडा हो, भी केंद्र सरकार की पैसा से हो रहा है। प्रदेश सरकार मात्र अभी कांग्रेस की सरकार पूर्ण रूप से हर क्षेत्रों पर भ्रष्टाचार, चाहे कोयला में दलाली हो। लखन जी, फिर से सवाल को दोहराता हूं, आपने इस मंच पर बहुत वजनदारी के साथ, दमदारी के साथ ये दावा किया कि कटघोरा विधानसभा क्षेत्र को अगर सड़कें मिली तो तब मिली जब लखन देवांगन नाम का शख्स उस क्षेत्र का विधायक बना। मेरा सवाल आपसे यह है वापस कि 2003 से लेकर 2013 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी
डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में विकास करने वाली सरकार जिसका आप दावा करते हैं वो सरकार थी, तो भी कटघोरा में सड़कें क्यों नहीं बनी? ये मेरा सवाल है, इसका उत्तर दीजिए ना। कटघोरा में मैंने विधायक बना, उस समय माननीय बोधराम कंवर जी विधायक थे, चारों तरफ गड्ढा था, और मेरे विधायक बनने के बाद में चारों तरफ सड़क, आज आप कटघोरा में घूम कर देख लीजिए, गांव गांव में सड़कों का निर्माण माननीय डॉक्टर रमन सिंह के आशीर्वाद से हुआ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब आपकी पार्टी की सरकार थी तो विकास का काम वहीं कराते थे जहां भाजपा का विधायक होता था, कांग्रेस का विधायक होगा तो काम नहीं होगा। देखिए, जो बोधराम कंवर जी काफी वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। वो 35 साल से विधायक थे। वो विधायक से उस समय देश में, प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी, और हमारा सरकार 15 साल थी, और 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास के एक नया आयाम छत्तीसगढ़ में किया गया। चाहे वो कांग्रेस के विधायक थे, चाहे भाजपा के विधायक थे, अन्य दल के विधायक थे, बिना भेदभाव के डॉक्टर रमन सिंह जी ने काम किया। जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री बिना भेदभाव के में थोड़ा उलझ गए हैं, पर हम आगे बढ़ते हैं और ननकीराम कंवर जी के पास आते हैं। और ननकीराम जी, आपकी जब प्रोफाइल देखते हैं तो पहचान देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, रामपुर क्षेत्र के विधायक सम्माननीय ननकीराम कंवर जी। पर जब आपका व्यवहार देखते हैं तो समझना मुश्किल हो जाता है कि ननकीराम जी विधायक भाजपा के हैं या कांग्रेस के हैं। थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना भाई। ऐसा कौन सी बात है जिसमें आपने कांग्रेस के साथ में मेरे को जोड़ा है? भाई हमने ये देखा था 15 बात को पूरा कर जी। मैं जब भी रहा हूं अक्सर पद में रहने के बाद जी सबका काम किया जी, इसलिए आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी समस्या है, हर समस्या सुनने का काम है विधायक या मंत्री का जी। हाँ? ये सवाल मैंने इसलिए किया ननकीराम जी कि 2003 से लेकर 2018 तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और उस सरकार के कामकाज को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता जांच के आवेदन पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देते रहे। पर ननकीराम कंवर ऐसे साहसी विधायक रहे जो भूपेश बघेल जी के पास रमन सरकार के दौरान हुए कामकाज की जांच की मांग को लेकर गए। तो इसलिए मुझे पूछना पड़ गया आपसे, भाई आप हैं कहां? एक मिनट, मैं समझ नहीं पाया क्या आप बोल रहे हैं। भाई आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास रमन सरकार के दौरान जो अधिकारी और या उनके काम थे उनकी जांचों को लेकर गए थे, तो इसलिए सवाल करना पड़ गया कि जब आपकी पार्टी की सरकार थी उस दौरान के कामकाज को लेकर आप भूपेश जी से जांच की मांग कर रहे थे, तो क्या समझे थे ननकीराम जी? आप कहां हैं? देखिए, जो गलत करेंगे जी उसका जांच तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए जी? नहीं, जब हम बोलते हैं त्याग, तपस्या और बलिदान, हम त्याग करते हैं किसके लिए करते हैं जी? है ना, गलत करने के लिए करते हैं ना जी। तो इसलिए क्या बोलते हैं? अरे तो, सुन लीजिए। देखिए, पहली चीज तो जी, सामने जो बैठते हैं ना उसमें अधिकांश मेरे साला लगते हैं जी, हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी भी मेरे साले हैं जी, हैं? चौबे जी भी मेरे साले हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं, हो सकता है उनका काम हो गया होगा तो ऐसा लगता है कि मैं उनका भी काम करता हूं, लेकिन मेरा कहना है कि मैं निश्चित रूप से पब्लिक का काम करता हूं, चाहे वो पक्ष का हो, विरोधी हो, जो जुनून काम है उसको करने की कोशिश करता हूं। चलिए अब आपसे एक अलग सवाल करते हैं। आप तो बहुत अनुभवी राजनेता है ननकीराम जी, हवा के खिलाफ चुनाव जीतकर आपने दिखाया। जब कोरबा की सारी सीटें भाजपा हार गई तब ननकीराम कंवर जी सर्वाधिक मतों के अंतर से इस प्रदेश में जीते। इस जिले के अंदर का सबसे बड़ा अंतर आपका था। ये 2018 में भाजपा हारी क्यों? मैं आपको बतला दूं जी, सही बात जी, ये कम से कम चुनाव के 4-6 महीने पहले, अब वो आप जानते होंगे क्योंकि वो मेरा शब्द वायरल हुआ था जी। मैं शाह जी को बोला था जी कि आपकी सरकार नहीं बन रही है जी। अरे वो हाँ, वो तो है भाई। मेरा आग्रह है आप बात को समझने की कोशिश करें।
सुन लीजिए ना, ननकी राम कंवर जी छत्तीसगढ़ विधानसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं, सबसे बुजुर्ग राजनेता है। मैं अपेक्षा करता हूं आप लोगों से, जब ननकी राम जी बोले तो कम से कम धैर्यपूर्वक उनकी बात को सुने। आज कितने राजनेताओं में ये दम रहता है कि एक राजनीतिक दल में रहते हुए उस दल के विपरीत भी बात ईमानदारी से कह सके। ननकी राम कंवर जी उसकी मिसाल है, हमें उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए। जी ननकी राम जी। माननीय अध्यक्ष जी को मैंने बोला था जी, आपकी सरकार नहीं बन रही है, 65 प्लस भूल जाइए। जी, उस समय हम लोग बोलते थे 65 जीतेंगे और उससे ऊपर 65 प्लस मतलब ऊपर जाएंगे, तो ये मैं बतलाया था। हालांकि उन्होंने कितना तवज्जो दिया कि नहीं दिया, जब सरकार नहीं बनी ना तो उन्होंने कहा कि ननकी राम ठीक बोला था। जी, तो क्या है, जो सामने दिखता है उसको बोलने में। अच्छा, तो फिर अब पूछ लेते हैं भाई, 2018 में 6 महीने पहले ननकी राम कंवर जी ने बता दिया था कि अब भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। अब 2023 में चुनाव होने में 3 महीने ही बचे हैं, अब तो साफ तौर पे देख रहे होंगे किसकी बन रही है। क्या क्या बोले हैं? मैंने कहा अब 2023 में तो 3 ही माह बचे हैं चुनाव होने में। हाँ, तो 2023 में किसकी सरकार बन रही है? मैंने कह दिया है, सार्वजनिक रूप से कहा और बीजेपी की मीटिंग में कहा है, अगर सरकार नहीं बनी अपनी, कांग्रेस की बन गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्यों? उसका कारण बता रहा हूं मैं। जी, करप्शन इतना बढ़ गया है, करप्शन इतना बढ़ गया है, और करप्शन के कारण थोड़ा बहुत जी, मैं जो शाह जी को, अध्यक्ष जी को, माननीय अध्यक्ष जी को बोला था, वो करप्शन के कारण ही थोड़ा सा बढ़ा था। जी, और आज भी बोलता हूं, इसको आप नेता लोगों को बतलाइए, कम से कम भ्रष्टाचार कम करें। मैंने बोला था अपने नेता को, जी, भ्रष्टाचारियों को हटाइए। जी, इसलिए आप भी अगर सोचते होंगे तो आप नेता लोगों को बोल दीजिए कि कम से कम अभी भी सचेत हो जाए। एक बात बताइए ननकी राम जी, मैंने सवाल शुरू में इसीलिए पूछा था आपसे, आप हो किसकी तरफ? भाई अभी भी आप बोल रहे हो। नहीं, क्या क्या बोल रहे हैं भाई? अभी भी आप बोल रहे हो कि मैं कांग्रेस को कह रहा हूं भ्रष्टाचारियों को हटा लो तो सरकार बन जाएगी। इच्छा क्या है आपकी? सरकार किसकी बने? राजीव जी की सरकार बने या अग्रवाल साहब की सरकार बने? देखिए, ऐसा है, हम राजनीति में काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। जी, सेवा एक माध्यम है, काम तो खैर हमको तनख्वाह मिलता है, कोई फोकट में नहीं करते। जी, पब्लिक का पैसा से तनख्वाह मिलता है, और इसलिए पब्लिक का सेवा करना हमारा एक माध्यम होता है। जी, तो इसलिए क्या बोलते हैं, अपने को निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। दैट्स। अच्छा नंदी राम जी, आपने एक बात कही, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप छोड़ दोगे या कहीं डर है कि पार्टी छुड़वा देगी? नहीं नहीं, पार्टी छोड़वा दे अलग बात है, लेकिन मैं अपने आप ही बोला कि क्या बोलते हैं, इतना करप्शन के बाद में कांग्रेस की सरकार बनती है, मतलब पब्लिक को चाहिए करप्शन, जी, भ्रष्टाचार करें तो अच्छा। इसका मतलब मैं अपने बड़ा गंभीर किस्म की बात ननकी राम कंवर जी बोल रहे हैं। एक सबसे बुजुर्ग, दूसरी तरफ सबसे युवा पुरुषोत्तम कंवर जी हमारे साथ हैं। कंवर साहब, क्या ऐसा कर दिए भाई कि ननकी राम जी जो कल तक आपके साथ लोग समझ रहे थे, आपके इतने खिलाफ हो गए भाई? कुछ कहेंगे? मैं दोनों हमारे पूर्व विधायक लखनलाल जी और आदरणीय वरिष्ठ विधायक ननकी राम को, दोनों के सवालों को जवाब देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आप लोगों ने जो INH और हरविंद का जो कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, उसके लिए विशेष रूप से डॉक्टर द्विवेदी जी और आपकी पूरी टीम को बधाई, धन्यवाद। पूरे राजनीतिक पार्टियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया है। हमारे पूर्व विधायक कटघोरा के आदरणीय लखनलाल देवांगन जी, जिस विषय पे आपने सवाल पूछा था, मैं कहना चाहूँगा, जब 2018 में कांग्रेस सरकार बनी तो पूरे प्रदेश में हमें खस्ता हाल सड़कें मिली थी। जी, इनके विकास, इनके समय में ऐसा होता था कि एक तरफ सड़कें बनती रहती थी, दूसरी तरफ सड़कें उखड़ती रहती थी। ऐसा ही इन्होंने जो विकास किया था, इसलिए ये कह रहे थे कि जो 2013 में चुनाव लड़ने का सड़कों का नाम इसलिए नहीं था क्योंकि सड़कें ऐसी बनाई थी जमकर उसे भ्रष्टाचार और करप्शन हुआ था। और दूसरी बात, इन्होंने जो सड़कें बनाई, जो गली गली विकास का बात करते हैं, इन्होंने कोई भी एक सड़क नहीं बनाई, इन्होंने मात्र CC रोड और ऐसे पुलिया बनाई थी, तो उसमें कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार उसमें किया है उन्होंने।
ये हाल 2013 से 18 से कार्यकाल रहा, इसीलिए इनको जनता ने 2018 में वापस इनको कोरबा के लिए भेज दिया जी। और हमारे जो वरिष्ठ विधायक हैं ननकी राम कंवर जी, मैं कहना चाहूंगा ये बहुत सीधे और सच्चे इंसान है, वरिष्ठ राजनेता है। ये गलत कामों का और भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि कांग्रेसी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी। लेकिन वो तो ये बता रहे हैं कि आपकी सरकार तो करप्शन में सबको पार कर चुकी है, इसलिए अब आपकी वापसी की कोई संभावना नहीं है। इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा डॉक्टर द्विवेदी जी, 3.5 महीने बाद परिणाम आएगा, आप देख लीजिएगा जनता इसका क्या उत्तर देती है। अच्छा, मतलब आपके अनुकूल अगर बात कर दें ननकी राम जी तो तुरंत स्वीकार, और जिसमें आप सत्ता से बाहर हो रहे हैं जिस बात से, वो अस्वीकार। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, ये सीधे सच्चे इंसान है, पार्टी भाजपा के गलत कार्यों नीतियों का कई विरोध करते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कांग्रेसी, मैंने ये कहा नहीं। लेकिन अभी तो ये आपकी सरकार का विरोध कर रहे हैं, आपकी सरकार के कामों का विरोध कर रहे हैं, तो वो भी आपको इतना ही पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है जितना भाजपा सरकार का विरोध पसंद आ रहा था? भाई देखिए, विरोध करना हर राजनेता का ये अधिकार रहता है जी। लेकिन अगर आरोप लगाएं या विरोध करें तो प्रामाणिक तथ्य के साथ आरोप लगाएं। अगर ऐसी कोई बात है तो ये जांच करा सकते, जांच होगी निश्चित रूप। चलिए अब आपके संदर्भ में ही आ जाते हैं। 2018 में पुरुषोत्तम कंवर जी के घोषणा पत्र की बड़ी चर्चा रहती है। भाई आपने वादा किया था कटघोरा को जिला बनवाएंगे। जी, ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं था। भाई कई जिले बन गए, कटघोरा दिखा नहीं। चुनाव लड़ेंगे क्या? बिल्कुल चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, और सबके लिए मैं जानकारी दे दूं कि घोषणा पत्र नहीं था, लेकिन मैंने कहा था कि कटघोरा को जिला बना, इसके लिए मैं निश्चित रूप से प्रयास कर रहा हूं, अभी हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में कोरबा के विधायक और मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी आ गए हैं। हरिभूमि INH परिवार की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। पर कंवर साहब, इस आवाज में हम आपकी आवाज दबने नहीं देंगे, अपने सवाल को वापस दोहराएंगे। क्या है, इस चुनाव में घोषणा पत्र बड़ा मुद्दा है। प्रदेश के स्तर पर भी भाजपा बता रही है गंगा जल लेकर कसम खाए थे, वादा निभाए नहीं। वैसे ही आपके संदर्भ में भी कटघोरा में घोषणा पत्र को लेकर भाजपा बड़ी मुखर है, और उस घोषणा पत्र में वादा था कटघोरा को जिला बनाएंगे। या आपकी पार्टी में कौन है जो आपको दोबारा चुनने नहीं देना चाहता, जिसके चलते जिला नहीं बना? भाई पहली बात तो मैं बता दूं कि कोई विधानसभा का कोई घोषणा पत्र नहीं था। जो घोषणा पत्र था हमारा प्रदेश का, तो मेरा कोई विधानसभा या मेरा कोई व्यक्तिगत घोषणा पत्र नहीं था। जहां तक जिले की बात है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से आगे चल के कोरबा जिला अस्तित्व में आएगा। पुरुषोत्तम जी, थोड़ा मुद्दे पे रहिए। क्या आपने वादा नहीं किया था 2018 में मतदाताओं से कि कटघोरा को जिला बनवाएंगे? आपकी दमदार सरकार, आपकी मजबूत सरकार, उसमें आप जैसा सक्रिय विधायक, किसने किसकी नहीं सुनी? मैंने कहा ना कि इस मांग से मैं सहमत हूं, लगातार इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक घोषणा पत्र में नहीं था। जो भ्रामक जानकारियां देते हैं वो तथ्य ही नहीं, गलत है। लेकिन निश्चित रूप से हम कटघोरा को जिला बनाएंगे, उसके लिए हम आगे लोगों को भी मैं आसानित करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कटघोरा जिला। एक बार बताइए पुरुषोत्तम जी, जब 90 में से 71 विधानसभा सीटें आपकी पार्टी के पास हैं और भूपेश बघेल जी जैसा दमदार मुख्यमंत्री सरकार का नेतृत्व कर रहा है, अगर तब जिला नहीं बना तो किसको मुख्यमंत्री बनवाकर जिला बनवाओगे? बनेगा भाई। हमने इस सरकार में इस 5 साल में हमने 6 जिले बनवाए हैं, 100 से ज्यादा तहसीलें बनवाई है, 25 से ज्यादा अनुभाग बने, तो एक जिला और बन जाएगा, उसमें क्या दिक्कत? लेकिन जब जो नए जिले बनते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे भी जरूरत आवश्यकता होती है, आगे चलकर बनेगा। निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करता हूँ पूरे हमारे क्षेत्र की जनता को। चलिए पुरुषोत्तम जी, थोड़ा और विचार कीजिएगा अपने जिले के संदर्भ में। लेकिन मुझे मोहित जी के पास इसलिए आना है, केरकट्टा जी के पास, कि 2018 के चुनाव में सबसे अचंभित करने वाला परिणाम जो था वो पाली तानाखार का था। भाजपा जिसे तुरुप का इक्का समझकर अपने यहां लेकर आई थी, उस तुरुप के इक्के को पिटा हुआ बादशाह बनाने का काम केरकट्टा जी ने किया था। पहले तो मैं आज के इस संवाद का आपको प्रमुखता से धन्यवाद देता हूं, और हमारे इस सभा कक्ष में हमारे राजस्व मंत्री जी हैं, सम्मानित जयसिंह अग्रवाल जी, महापौर हैं, हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानित, इस मंच में हमारे
आदरणीय ननकीराम कंवर जी हैं जो पूर्व मंत्री और विधायक हैं, और हमारे बड़े भाई लखनलाल देवांगन जी पूर्व विधायक भी हैं और अभी आज पूर्व का विधानसभा का प्रत्याशी भाई हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम कंवर जी हैं, और सभी मेरे इस सभा में इस संभाग में भाग लिए हैं। सभी को मैं हृदय से नमन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। आपने जो प्रश्न कहा कि 2018 में चुनाव की जीत, ये जीत हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की रही, जिसने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा जी, जिसने भाजपा की जो भी 15 साल की कार्यशैली से जनता दुखी हो गई थी, उसके लिए वो सड़क में निकले, गांव-गांव में गए और साथ साथ सभी कांग्रेस के दल जो था, टीम जो था, वो सभी पैदल एक यात्रा किए। जो आज हमारे सम्मानीय राहुल गांधी जी जो भारत का जो पद यात्रा किया, उसी तर्ज पे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने किया, और उसका परिणाम गांव के लोग देख चुके थे कि 15 साल भाजपा की सरकार में सिर्फ और सिर्फ मोटे मोटे ठेकेदार, मोटे मोटे वादा और सही समय पे अधिकारियों को काम करने का जो निर्देश होता था, उसका निर्देश का पालन अधिकारी नहीं किए। इससे जनता नाखुश रहा भाजपा से, और कांग्रेस का एक पुराना हमारी जो इंदिरा जी का, सोनिया जी का याद करते हुए जनता ने पंजा छाप में मोहर लगाया, और 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाने में बहुत सहयोग रहा। ये हमारे मेरा एक सवाल है आपसे, योग्यता थी। ये बार बार जो आप जोड़ दे रहे थे कि 15 साल से भाजपा के शासन से जनता बहुत नाखुश थी, काम इतना खराब था, थोड़ा मेरी जानकारी में इजाफा कीजिए ना दर्शकों की में। क्या इस प्रदेश में चुनाव 2003 के बाद सीधे 2018 में हुआ था? भाई 2008 में भी चुनाव हुआ, 2013 में भी चुनाव हुआ, आप तो टिके नहीं। आपको अच्छे से मालूम है माननीय जी, जो 15 साल की स्थिति जो रही, ये 2003 से चालू हुई, और 2003 से चालू होकर के 2018 में समापन हुआ। इसके बीच में तो भाजपा की ही सरकार थी, और उस 15 साल में भाजपा की सरकार में युवा बेरोजगार, हमारे रोजगार नहीं मिले, ना हमारे कोई सरपंच को उसका जो सहायता जो मिलना चाहिए, हमारे मितानिन को सहायता मिलना चाहिए, जो हमारे रसोइयों को सहायता मिलना चाहिए, धान का कीमत जो मिलना चाहिए, किसानों को जो एक नज़र से देखना चाहिए, ये पूर्व मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी नहीं देखा, और इसी का परिणाम उनको 2018 में अपना मुख्यमंत्री गंवाना पड़ा। मतलब उन्होंने नहीं देखा तो भी जनता ने नहीं देखा, तो भी 2008 में जिता दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया तो भी 2013 में जिता दिया। ये छत्तीसगढ़ की जनता को समझ सीधे 2018 में ही आई। हमने कहा कि आपको 2003 से लगातार 2018 के बीच जी भाजपा सरकार ही रही। आपको मालूम है 18 में ही हमारी कांग्रेस सरकार बनी जी। इसके बीच में जनता ने उसको जवाब दिया जी। 15 साल की जो राज किया उसने, उस राज का, उसका कुर्सी को, गद्दी को 71 विधायक बना करके 90 सीट में हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उसका जवाब दिया और सरकार बनाया। अच्छा, और जो आप लोगों ने 2004 में और 2009 में देश में सरकार बनाई, उसके बाद 2013 में, 14 में और 2019 में देश की जनता जो आपके साथ कर रही है उस पर भी कुछ कहें? नहीं, हमारे साथ में आपने देखे होंगे, क्या 15 साल की आंकड़ा देखिए आपने, 15 साल लगातार तो भाजपा की सरकार रही जी। इसके बीच में कांग्रेस की कहां से उसमें रोल आएगी? कांग्रेस का तो केंद्र में आपकी सरकार थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, पता है ना, आपकी सरकार थी ना। नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार जो रहा उसमें, उस कार्यकाल में अच्छे से अच्छा रोजगार दिया, अच्छे से अच्छा कई योजना लाई, उस योजना का लाभ मिला और उसका भाजपा ने उसका दुरुपयोग किया, और कांग्रेस के जो हमारे आम जनता रहे, ग्रामीण रहे, वो सब कांग्रेस को स्वीकार किया। चलिए हम वापस आपकी क्षेत्र के संदर्भ में आते हैं। रामदयाल उइके के स्थान पर आपको मौका मिला, 5 साल विधायक के तौर पर रह लिए, कुछ क्षेत्र में ऐसा कर पाए कि दोबारा वोट मांगने जा पाएंगे, या पार्टी को कोई नया आदमी ढूंढना पड़ेगा?
निश्चित रूप से आज हमारे पालीताना खार की स्थिति के साथ साथ पूरे जिला की स्थिति बता रहा हूं मैं जी। जितना भी हमारे प्रत्याशी अभी कांग्रेस का अभी जो रहेंगे आएंगे और अभी जो है विधायक हमारे मंत्री जो हैं सबको दोबारा जाने के लिए स्वागत के तौर पे हमारी जनता इंतजार कर रही है कि वो कांग्रेस की पंजा छाप का हमारा विधायक है, ये मंत्री है। क्योंकि इतना हमने मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विधायक जी ने, मंत्री जी ने, सभी लोग एक आम तौर से सभी को एक बराबर देखा, एक नजरिए से देखा। जबकि किसान का धान खरीदी को आप देख लीजिए, कभी जीवन में किसी देश ने उतना 2500 रुपया का कीमत नहीं दिया होगा और बोनस नहीं दिया होगा, उसको अभी बार कांग्रेस सरकार आने के बाद में कर दिखाया। साथ में आप देखेंगे रसोईया का भी वेतन बढ़ाया, मिताइन का वेतन बढ़ाया, सरपंच को मान दे दिया, जिला पंच का मान दे दिया। आपने देखे कि गोबर खरीदी के नाम से पहले राज्य जो है जो कई नो ट्रैक्टर खरीदा है, गोबर बेच के ट्रैक्टर खरीदा है, ऐसे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य है। एक बात बताओ केरकेट्टा जी, आप बता रहे हो हम सारे विधायकों का स्वागत करने के लिए जनता इंतजार कर रही है, आप सब वापस चुनाव लड़ने जा रहे हो, पर आपने तो दुनिया भर के नेताओं को काम पे लगा दिया था कि ब्लॉक अध्यक्ष के पास जाके आवेदन दो, पार्टी तय करेगी। अगर आप सबकी टिकट तय है तो एक कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत क्यों करवाई भाई? ये सशक्त प्रक्रिया है। सशक्त प्रक्रिया ये है कि सबको मौका, सबने मेहनत करते हैं, क्षेत्र में आम जनता करते हैं, हमारे बहुत सारे जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, सब मौका अपना पाने की इच्छा रखते हैं और उनको हमारी कांग्रेस सरकार की व्यवस्था है वो सबको सम्मान देने का, इसलिए वो आवेदन ले रही है। तो मोहित जी चाहेंगे कि अब पालीताना खाड़ से कोई नए व्यक्ति को मौका दिया, सबको मौका मिलना चाहिए ना, तो आप चाहेंगे पार्टी किसी और को मौका दे, आपका काम हो गया? बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि अगर सरकार हमारे हाईकमान की जो उनकी इच्छा और आदेश रहेगी कि नया को मौका दिया जाए तो मैं स्वागत योग्य रहूंगा उसका, उसके साथ भी कार्यकर्ता रूप में काम करूंगा मैं। तो भाई मोहित जी तो औरों को भी मौका देने के लिए स्वागत करने को तैयार हैं, पर लखन देवांगन जी आपके यहाँ क्या मामला है भाई? भाई जीतो या हारो मौका आपको ही मिलेगा, ये कैसी कहानी है? मैंने पहले कहा कि यहाँ की जनता ने मुझे टिकट दिलाया है और जनता ने ही मुझे जिताएगा। कोरबा क्षेत्र में आज राखड़ का, आप लोग पहले हमारे बैठे थे उसमें हमारे भाई साहब पूछ रहे थे जी, आज जगह जगह जो राखड़ पटवाया जा रहा है जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये कांग्रेसियों के संरक्षण में, विधायक के संरक्षण में राखड़ का काम हो रहा है, खूब कमीशन खोरी हो रहा है उसमें जी। हम लोग भी कई अधिकारी से फोन करते हैं जी, तो अधिकारी बोलते हैं कि भैया मंत्री का आदेश है। आज मैं जहां पर रहता हूं कुहड़िया, वहां बगल बगल जाके देख लीजिए, राखड़ डैम से बड़ा राखड़ डैम वहां बना दिए। अरे इस टाइप का काम कर रहे हैं। एक बात बताइए लखन जी, भाई अगर हालात कांग्रेस के और कोरबा विधानसभा में स्थानीय विधायक के इतने ही खराब हैं, तो आपकी पार्टी ने 4 हिस्सों में सीटों का विभाजन किया है, A, B, C, D। जो बहुत कमजोर सीटें हैं उनको D की श्रेणी में रखा और उन सीटों को जीतने की कोशिश की जाए, इसलिए वहां के प्रत्याशियों को आचार संहिता से पहले ही घोषित कर दिया। तो आपसे जानना यह है कि अगर कोरबा में भाजपा की हालत इतनी अच्छी, कांग्रेस की इतनी खराब, तो लखन देवांगन अभी से ही प्रत्याशी क्यों होगा? क्यों आपका खर्चा अभी से करा रही है पार्टी? ये पार्टी का निर्णय है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशियों को घोषणा हो चुका है जी, और अभी और भी प्रत्याशियों की सूची जारी होने वाला है। और चूंकि ABCD के आधार पर हुआ है, बाकी हम कोरबा विधानसभा में इस बार उसको A के श्रेणी में लाएंगे, क्योंकि कोरबा की जनता ने मुझे टिकट दिलाया है और जनता जीतेगा। यहाँ अभी 15 साल से जो माननीय विधायक जी जीतते आ रहे हैं, वो धन बल के ताकत में जीते हैं, पैसा बांट कर जीते हैं, और मैं जन बल के साथ में चुनाव लड़ूंगा और जन बल को जनता समर्थन करेगी और हम एक तरफा भारतीय जनता पार्टी कोरबा विधानसभा के जीत के आएंगे। अच्छा एक बात बताइए लखन जी, ये जयसिंह अग्रवाल जिनका नाम है, वो पहली बार चुनाव 2008 में जीते, फिर
फिर 2013 में जीते और फिर 2018 में जीते। इन तीनों मौकों पर सरकार तो भाजपा की थी। फिर ये धनबल, बाहुबल का इस्तेमाल आपकी सरकार होते हुए कैसे हो जाता है जी? फिर ये धनबल, बाहुबल का इस्तेमाल आपकी सरकार के रहते हुए कैसे हो गया भाई? देखिए, चुनाव समय में आचार संहिता लगा रहता है, किसी सरकार का नहीं चलता जी। बाकी माननीय जयसिंह अग्रवाल जी बैठे हैं, धन बल के साथ में वो चुनाव लड़ते हैं। 15 साल जब वो विधायक बने, उसके पहले उनके पास क्या था और आज क्या संपत्ति है जी, ये पूरा कोरबा शहर की जनता जानती है। मैं भी 15 साल से पद में हूँ, संसदीय सचिव था, विधायक था, महापौर था। मैं आज उसी झोपड़ी झोपड़ी में रहता हूँ। मेरे पास क्यों धन नहीं बढ़ा जी? एक जनता को सोचने समझने की बात है। तो एक बार बताइए, किसके पास कितना बढ़ा, इसकी समीक्षा तो आप काफी ठीक से करा लेते हैं, ऐसा कांग्रेस कहती है। देखिए, जनता देख रही है सब चीज को, है ना। और जो ईडी का जो छापा पड़ रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी, इस भूपेश सरकार को जो लगातार, चाहे गोबर घोटाला हो, गोठान घोटाला हो, शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, इस तरह से हर क्षेत्रों पर ये सरकार घोटालेबाज सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। छत्तीसगढ़ की 36 वादे किए थे, आज एक वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। सारी धोखा ही धोखा जनता को दिया और इस तरह से पूरे भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है। हर चीज में, यहाँ तक के गरीबों को चावल बांटा जा रहा है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसमें भी कांग्रेस की सरकार गरीबों को चावल तक को नहीं छोड़ा। इस तरह से भ्रष्टाचार में। मुझे आनंद नंदकीराम जी के बात है कि पुरुषोत्तम जी, आपसे जानना चाहता हूं, लखन देवांगन जी आपकी सरकार के सम्मान में बहुत कुछ कह रहे हैं, आप मौन रह गए, सहमति दे रहे हैं या कोई इसमें आपका विरोध है? भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में इनका जो नेतृत्व है बौना हो गया, भोथरा हो गया, इनके कार्यकर्ताओं में हतोत्साहित है। इसलिए ईडी और आईटी और डीआरआई अब इनके प्रमुख हथियार रह गए, अब इनके सहारे चुनाव लड़ेगी भाजपा। तो पूरे प्रदेश में मुद्दा भी है, इनको इसके पास कोई मुद्दे नहीं है इनके पास, पता ही है। अब सेंट्रल एजेंसियों के सहारे से चुनाव लड़ेगी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। इतनी खराब स्थिति हो गई भाजपा की छत्तीसगढ़ राज्य में। कैसे इतनी खराब स्थिति हो गई भाई? थोड़ा समझाओ तो सही ना, कि ऐसे इनकी खराब स्थिति हो गई। भाई आप बताते रहे हमारी सूची आएगी, हमारी सूची आएगी, हमारी सूची पहले आएगी, इनकी सूची भी आ गई और हालत आप इनकी खराब बता रहे हो। इनकी वो सूची आई है जिन सीटों पे कभी जीते नहीं है, या नया राज्य बनने बाद जिन सीटों पे जीते नहीं है, उनके हम ऐसी सूची आई है। इनको मान लिया गया कि घूमते रहे, जीत हार की पड़ा इनकी पार्टी को नहीं है। ये स्थिति बना दी इनकी पार्टी ने जी। मैं वापस नंदकीराम जी आखिरी दौर की बातचीत के लिए आता हूं। आपसे पिछली बार जब मैंने सवाल किया तो आपने कहा कि ये सरकार इतनी भ्रष्ट है इसलिए नहीं आएगी, पर इन 5 सालों में आपकी पार्टी ने भी कुछ किया है क्या जिसके आधार पर उम्मीद करें भाई कि आपको मौका दिया जाए, या आप इसी इंतजार में रहे? पार्टी करे या ना करे, पब्लिक भी क्या बोलते हैं सजग रहती है जी। और ज्यादा प्रजातंत्र में यहाँ के पब्लिक ज्यादा क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, सक्षम हो चुकी है कि कैसे कहाँ वोट देना। मतलब आप क्या बोलते हैं, मुझको विश्वास है। मतलब आप सीधे तौर पे मान रहे हो कि आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया? आपने कहा पार्टी ने किया नहीं किया। पार्टी आंदोलन कर रही है, लोगों को बतला रही है, हम हर चीज को बतला रहे हैं। क्या बता रही है? मैं बतला रहा हूँ ना, क्या बोलते हैं, पहली चीज अभी जी सुन लीजिए, मैं धीरे बोलता हूँ, देरी से बोलता हूँ और आदिवासी हूँ जी। वाक्पटुता नहीं है मेरे में जी, लेकिन बतलाऊंगा, सही बतलाऊंगा। मेरे पार्टी के भी 1-2 लोग कोरबा जिला में दूसरे की क्या बोलते हैं जमीन को अपने नाम में चढ़ा लिया। अरे मैं बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी सरकार है तो करके बताओ। तुम्हारी ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी। कलेक्टर को दिया, अरे सुन लो, कलेक्टर को दिया, कलेक्टर ने एसडीएम को दिया और
सुन लो, तुम लोग कहीं का नहीं रहोगे। ये चिल्लाने से नहीं होता। अरे आप लोग आप चुप रहो, मैं निपट लूंगा इनसे। अच्छा नंदीराम जी, नहीं एक मिनट, हाँ पूरा कीजिए, बतलाने दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, चलिए। एक आदिवासी की जमीन जी एक व्यक्ति ने क्या बोलते हैं अपने नाम से दर्ज करवा लिया, उसके बाद उसमें कार्रवाई नहीं हुआ। एक शेड्यूल कास्ट की जमीन पंचराम, नाम भी बता रहा हूं, नोट कर लो भाई। पंचराम की जमीन को ठंडाराम के नाम से चढ़ा दिया है। उसके बाद में उसने तहसीलदार को दरखास्त दिया, तहसीलदार ने फिर पंचराम के नाम में दरखास्त दिया। उसके बाद में खसरा में पटवारी ने लिखा कि इस केस में एसडीएम ने क्या बोलते हैं तीसरे चौथे के नाम में चढ़ा दिया, न तो पंचराम के नाम में है ना। कितना वो राजस्व मंत्री अगर हो तो लिख लें है ना। इतना बेईमानी होगा, उसके बाद पब्लिक सुनेगी, नहीं सोचेगी क्या बेईमानी होता है। अच्छा नंदीराम जी, नहीं एक मिनट पूरा कीजिए। नहीं जी सुन लीजिए ना जी, बताइए ना। नहीं अगर मैं उसको बोलिए ना। हाँ? आप क्या बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ ना अपील हुआ। अरे सुन लो, बाहर में निपट लेना जी। यहाँ बोलने से क्या है, माइक आगे। अरे सुन लो आगे रख। नहीं जी जी नंदीराम, क्या है। उसके बाद में मैंने कलेक्टर को दिया, कलेक्टर को दिया तो अरे सुन ले ना, सुन ले तुम्हारे ऑफिसर के बारे में सुन लो। कलेक्टर ने एसडीएम को दिया, वो जांच भी नहीं हुआ। ऐसे कई केसेस हैं। और बताऊं, नक्शा बदल रहा है। कोरबा में दूर की जमीन को रोड में ले आया। तो ऐसे चलेंगे तो आप सोच रहे हो कि आपकी पार्टी को वोट देंगे लोग। अब नंदीराम जी, आपने इनके संदर्भ में तो बता दिया। मेरा सवाल केवल अब आपके संदर्भ में है। नहीं ये आपकी पार्टी आपको जिम्मेदारी देने से इतनी डरती क्यों है? देखिए, मेरे को जिम्मेदारी ना दे, मैं जो अपना काम करता हूँ, राजनीति करता हूँ, तो मैं अपने मन से करता हूँ, किसी ने मुझको बुलाया नहीं। समझ रहे हैं ना। और ना पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के लोग नहीं पूछेंगे, उसका भुगतेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? तो नंदीराम जी का सीधे कहना है नहीं पूछेंगे तो भुगतेंगे। नहीं मोहित सुने जी, आज भी बोल रहा हूँ, यहाँ भी क्या बोलते हैं ना, आपको भी बोल रहा हूँ, उनको भी बोल रहा हूँ। जो मैं काम किया हूँ सुन लो, जो मैं काम किया हूँ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आपके किसी भी मंत्री ने नहीं किया होगा, और आपके भी मंत्री ने नहीं किया है। सुन लो, उसके बाद में भी लोग नहीं समझेंगे तो मत समझे। मैं करता हूं अपने मन से, पब्लिक का काम करता हूं। इसीलिए मैं बोला था शुरू में कि अगर सरकार नहीं बनी तो किसके लिए काम करूंगा मैं। अरे पब्लिक के लिए काम करते हैं, अच्छा के लिए काम करते हैं। जहां गलती होता है उसके लिए लड़ते हैं। और एक सभा में मैं बोला था, मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा, मुख्यमंत्री कोई बने, छोटा ही बनेगा ना मेरे से, उम्र में कम में बनेगा ना, और नहीं मानेगा काम तो उसका भी काम खींचूंगा। क्योंकि देखिए, पार्टी का क्या है, त्याग, तपस्या और बलिदान। हम त्याग करके काम करते हैं साहब। ननकीराम का कहीं भी क्या बोलते हैं, एक पैसे का आप वो होगा तो सुन लीजिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं काहे को काम करूं राजनीति में भाई, जब क्या बोलते हैं सरकार नहीं बनी। जो करप्शन बताया तो साधारण सा उदाहरण है जी।
चलिए अब नंदगी जब थोड़ा सी बातचीत धन्यवाद मोहित जी से कर लेते हैं। आप लोगों ने सुना मुझको, इसके लिए बहुत बहुत आभार जी। पर मुझे आपसे जानना यह है कि नंदगी राम जी बता रहे हैं भाई आपकी सरकार बनने के बाद कोरबा का बेड़ा गर्क कर दी हो, इतनी अंधेरगर्दी हुई है, कैसे बन जाएगी सरकार? परेशान तो नहीं हो गए नंदगी राम जी की बात सुन के आप? ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनकी बात को सुन के आप सबको ही लगता है कि सम्मानी नंदगी राम कंवर जी जो बातें कर रही है अपनी 15 साल की भाजपा सरकार के समय से थके हुए हैं कि उनकी सरकार चले गई। जिस समय जब मंत्री रहे उनको पूरा मालूम है कि विधानसभा में बात उठती है कि ये अपने विभाग के अधिकारी इनका नहीं सुनते थे, स्वयं के दारू पकड़ने के लिए, शराब पकड़ने के लिए खुद ढाबा में जाते थे। उस सरकार का मंत्री रहे तो थके हुए माना जाएगा। और इस बात का भी कह रहा हूं कि जमीन के बारे में जो बोल रहे हैं ये निजी मामला, न्यायालय की मामला है, और अगर समारू राम से ठंडा राम का नाम कोई करता भी है तो कैसे कर देगा, क्योंकि जमीन की मामला है तो जमीन बेचा होगा, या उसके लिए कोई न्यायालय का अधिकारी सक्षम होते हैं, वो बिना कागज कार्रवाई के नाम के उसके बगैर किसी के नाम को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जमीन रबड़ नहीं है कि जमीन अगर ट्रांसपोर्ट नगर में है और हम बोले कि जमीन हमारा स्टेडियम में लाके खड़ा कर दो, तो ये संभव नहीं है। तो ये उनका सोच है, मेरे ख्याल से सही अधिकारी के साथ थोड़ा उनका या तो उनके आदमी का बैठना नहीं हो पाया होगा, इसलिए उनको मन में लग रहा है कि कांग्रेस सरकार ऐसा कर रहा है। ऐसा कभी कांग्रेस सरकार नहीं करता है। तो आप ठीक अधिकारियों के साथ बिठा क्यों नहीं देते? एक मिनट उनका सम्मान करते हैं अधिकारियों का जी, और अधिकारी उनका अधिक से अधिक ज्यादा सम्मान करते हैं। अच्छा, केवल सम्मान करते हैं या काम भी करते हैं? काम होता होगा उसको हमारे चाचा जान नहीं बता रहे हैं, उसको नहीं बताएंगे उसको, क्योंकि हमारे सरकार को बदनाम करने का मनसा रहता है नंदगी राम जी का, पूरी पार्टी का रहता है भाजपा का। अभी तो आप बता रहे थे नंदगी राम जी इतने सम्मानीय हैं, पुरुषोत्तम जी बता रहे थे नंदगी राम जी हमेशा सही बात करते हैं, अभी अचानक उन्होंने आप पे बोले। इसमें ऐसा नहीं है, हम सम्मान कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन रही सवाल कि कानूनी प्रक्रिया की बात को कानून जानेगा। नहीं मोहित जी, बात देखो हजारों लोगों के सामने हो रही है और पूरे प्रदेश में लाखों के सामने हो रही है जी। आप सीधे बात स्पष्ट करो, नंदगी राम जी का आप सम्मान करते हैं और नंदगी राम जी आप लोगों को बदनाम करते हैं। नंदगी राम है वो हमको बदनाम नहीं करता है, हमारे सरकार का बल्कि नाम। भाई जोरदार तालियां, नंदगी राम जी बदनाम नहीं करते। जी नंदगी राम जी कुछ कह रहे थे आप? ऐसा है, दोनों तरफ बात नहीं बनेगा ना। एक तरफ सम्मान भी कर रहे हैं, एक तरफ गलत भी बोल रहे हैं, ऐसा कैसा होगा? सवाल यह है कि मैं जो बोला था हेरा फेरी की बात, उसके संबंध में तो ये कुछ बोले नहीं हैं। अरे ये बताओ, ताजुब होगा अगर इंक्वायरी कर ले, माननीय मंत्री जी होंगे, एक राजस्व विभाग का है, न्यायालय का भी नहीं है, कलेक्टर न्यायालय नहीं है, कलेक्टर कार्यवाही करने वाला है, न्यायालय होता तो फैसला देगा मैं, लेकिन कुछ विशेष बात में, लेकिन अगर किसी का नाम चढ़ गया वो कलेक्टर गलत करवा सकता है, समझ रहे हैं? तो मैं जो बतला रहा था, नाम बताया भाई, आप पता कर लीजिए। वो पता कर लेंगे क्योंकि अब हमें जमीन के सुन एक मिनट और आपको ताजुब होगा, तीसरे व्यक्ति के नाम, पंचराम के नाम में चढ़ता तो समझ में आता है, एसडीओ ने चढ़ा दिया, वो तीसरे के नाम में, और फिर वो जमीन एक थर्ड पार्टी ने खरीदा जी। मतलब उसमें कितनी अंधेरगर्दी हुई है, फोर्जरी हुआ है। लेकिन अब मुझे आखिरी बातचीत करनी है पुरुषोत्तम जी, और आखिरी सवाल आपसे मैं अब समाप्त करूंगा क्योंकि हमें अगले सेशन पे जाना है। आपकी सरकार फिर बने, इसके समर्थन में कोई तर्क है आपके पास? देखिए, हमारी सरकार बनने के लिए नेता माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पूरे 5.25 साल हर वर्ग के हित में कल्याणकारी काम हुआ है, तो निश्चित रूप से इन कामों की बदौलत और जनता के आशीर्वाद से पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी, इसके लिए हम लोग आशा नहीं। मैं इसका जवाब, एक मिनट है ना,
ये पहली सरकार है जिसमें कलेक्टर, संचालक और कौन जेल गए हैं। करप्शन कितना है ना? आप देख लीजिए, हमारे यहाँ कलेक्टर थी, वो चली गई जेल। एक मुख्यमंत्री के कौन था वो क्या चौरसिया, वो जेल गई। एक वो क्या शराब विभाग का क्या बोलते हैं, वो डायरेक्टर, वो चला गया जेल। मतलब ये करप्शन का कहाँ है? पर इसके संदर्भ में तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। अगर क्या बोलते हैं ये चावल में, अरे सुन लो, चावल में गरीबों को दे रहे हैं, है ना? केंद्र पता तो कर लो। पीला कार्ड में नहीं, पीला कार्ड में 5 किलो मिल रहा है कि नहीं? बिना दाम में 5 किलो चावल। आपका मुख्यमंत्री जाएगा जेल। मोहित जी, आखिरी सवाल आपसे है, जो बात मैंने पुरुषोत्तम जी से पूछा था। कोरबा में पिछली बार का जो आंकड़ा था 3-1 का था, 2023 में क्या उम्मीद के साथ में? एक बार और कहेंगे सर? जी जरूर, एक बार और सुन नहीं पाया मैं। 2018 में आंकड़ा कोरबा जिले में 3-1 का था। 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। 2023 के संदर्भ में किस उम्मीद के साथ में रहेंगे, और जो उम्मीद रहेगी वो क्यों रहेगी? बहुत ही अच्छे सवाल आपने किए आदरणीय। कोरबा जिला एक ऐसे जिला है जो यहाँ की जनता जो है हमारी बहुत समझदार है और बहुत ईमानदार है, जो कांग्रेस के प्रति हमेशा निष्ठावान है। साथ में अभी हमारे पास में 4 विधानसभा है, उसमें 3 हमारे कांग्रेस की है, जिसमें हमारे जिला का माननीय कद्दावर नेता हमारे राजस्व मंत्री जयश्री अग्रवाल जी हैं। साथ में यहाँ पे हमारे सारे निगम पालिका में देखेंगे, नगर पंचायत देखेंगे, आप नगर निगम में देखेंगे तो सारे कांग्रेस के अध्यक्ष पाएंगे, आप कांग्रेस के पार्षद पाएंगे। इस आशा उम्मीद के साथ हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, सारे मंत्री ने, सारे हमारे जितने पदाधिकारी हैं, सभी ने छत्तीसगढ़ का एक नया मॉडल के रूप में नंबर 1 पे आज पूरा देश जानता है। और आपको ये भी मालूम है मुख्यमंत्री किसी के लिए योजना नहीं बनाई, ऐसी बात नहीं है। भूमिहीन किसानों के लिए बनाई। आपके धान खरीदी की कीमत अभी भी चुनाव नहीं आया पर भी घोषणा भी कर दी अपने एक विचारों में कैबिनेट मंत्री की बैठक में कि धान का मूल्य इस बार हमने जो अधिक देंगे, धान का खरीदी 20 कुंटल कर लेंगे। ये सारी बातें हमारे किसानों के पास, आम जनता के पास पहुंच गई है। अभी शिक्षक भर्ती में आपको अभी शिक्षक भर्ती किए थे, अभी 10,000 शिक्षक और भर्ती कर रहे हैं, तो बेरोजगारों के लिए भी एक अवसर दिया। इस आशा के साथ पूरे जनता कांग्रेस के साथ है और निश्चित चारों के चारों सीट हमारे मुख्यमंत्री के अगुवाई में, हमारे जिला के कद्दावर मंत्री की अगुवाई में, हमारे इस कोरबा के सांसद महोदया भाभी ज्योत्सना महंत के अगुवाई में, समझने जाता हूं मोहित जी, डॉक्टर चरणदास महंत जी के अगुवाई में फिर से चारों के चारों सीट जीत के आने का पूरा। एक बार बताओ, आखिरी सवाल था मेरा, लेकिन आपने जो दावा कर दिया ना उसके कारण तो सवाल आ गया, ये आप सम्मान किस तरीके का करते हो? इतनी देर से पूरे सदन को बता रहे हो ननकी राम जी बहुत आदरणीय है, ननकी राम जी बहुत अच्छे हैं, ननकी राम जी बहुत ईमानदार हैं, ननकी राम जी का बहुत सम्मान है, और उन्हें विधायक से पूर्व विधायक होने का दावा कर दे रहे हो। हमारे आदरणीय का विचार जो है बहुत शांतिप्रिय लोकप्रिय विचार है। वो हमारे सरकार के प्रति बहुत खुश रहते हैं, सरकार के प्रति बहुत खुश रहते हैं। उनकी काम कुछ भी लेके गए मुख्यमंत्री जी के पास हम देखे हैं, इनका काम सबसे पहले मुख्यमंत्री करके दे देते हैं। तो ये सरकार की सरकार का हमारा एक हम लोग उसको प्रिय मानते हैं कि वो भाजपा का जरूर है। फिर भी उनको विधायक नहीं रहने दोगे? भाजपा का जरूर है, लेकिन उनका दिल कांग्रेस के साथ रहता है, हमने देखा है। फिर भी उनका दिल कांग्रेस के साथ रहता है, यह कहना है मोहित जी का। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां ननकी राम कंवर जी का स्पष्ट तौर पर मानना है
कि इस सरकार के रहने की कोई संभावना नहीं है, और अगर ये सरकार वापस आती है तो वो राजनीति में नहीं रहेंगे, इतना दावा भी ननकीराम जी कर रहे हैं। वही लखन देवांगन जी का मानना है कि धनबल बाहुबल का जोर बहुत हो गया, अब जनबल का जोर रहेगा और कोरबा में वह जीत कर दिखाएंगे, ये लखन जी का दावा है। वही पुरुषोत्तम जी और मोहित जी पूरे भरोसे के साथ हैं कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ऐसा काम हो गया है कि अब किसी के काम बनने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए वही सरकार बनाएंगे। फैसला दिसंबर में आएगा, हम दिसंबर में फिर आएंगे, लेकिन आज के इस संवाद के लिए आपके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए नीतीश जी को बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान संपादक जी। अब वक्त है सभी अतिथियों के सम्मान का। मैं निवेदन करूंगा प्रियंक परिहार जी से, महाप्रबंधक हरिभूमि बिलासपुर, विधानसभा जी के साथ ननकीराम कंवर जी का सम्मान करें शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह से। मैं निवेदन करूंगा राकेश श्रीवास्तव जी से कि आएं और पुरुषोत्तम कंवर जी कटघोरा विधायक, छत्तीसगढ़ के गांधी इनके पिताजी कहलाते थे, उनके सुपुत्र हैं ये, इनका सम्मान करें प्रधान संपादक जी के साथ। मैं निवेदन करूंगा रामेश्वर सोनी, सहायक महाप्रबंधक रीजनल हरिभूमि बिलासपुर, कि आएं और लखनलाल देवांगन जी बीजेपी कोरबा प्रत्याशी, इनका भी शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। निवेदन करूंगा अश्विनी मिश्रा जी से, जो कि स्थानीय रिपोर्टर हैं हरिभूमि के, कि आप आएं और मोहित राम केरकेटा जी, जो कि एमएलए पालीतान खार हैं, उनका सम्मान करें शॉल, श्रीफल स्मृति चिन्ह से। सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन करूंगा सम्मान के बाद आप विराजमान हो जाएं, और अब वक्त है संवाद की तीसरी श्रृंखला का, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जो बड़े घोषणाओं, बड़े वादों एवं बड़ी योजनाओं के साथ, दावों के साथ जो प्रत्याशी इस क्षेत्र में मशहूर हैं, ननकीराम कंवर जी, पुरुषोत्तम कंवर जी, लखनलाल देवांगन जी, मोहित राम केरकेटा जी, आप चारों अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।